सुन, तू यहीं रुक, मैं काम करके आता हूँ। कौन है? ये आवाज कैसे? माँ, माँ, कौन है? कौन है? ये तो गोली चलने की आवाज है। कहाँ चली गोली? वहाँ खिड़की से किसी ने गोली चलाई। हमने भी आवाज सुनी रघु जी। माँ, ए माँ, कविता, माँ, कविता, पापा माँ की सांसें नहीं चल रही। कविता उठो। पापा माँ की सांसें नहीं चल रही। हर्षी, एम्बुलेंस को फोन कीजिए तुरंत। अरे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए। अरे पहले हॉस्पिटल तो लेके चलो, बाद में पुलिस को भी फोन कर लेंगे। डॉक्टर साहब, सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके। जब तक उन्हें यहाँ लाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर, पापा, पापा, 49 वर्षीय गृहिणी कविता खत्री, 3 बच्चों की मां, रात के अंधेरे में गोलियों से छलनी कर दी गई। हत्या की मोडस ऑपरेंडी बता रही थी कि हत्यारे खास तौर पर इसी मकसद के लिए आए थे। किसी ने इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी हत्या क्यों करनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब किसी घुमावदार चक्रव्यूह से कम नहीं था। सर, मैं यही नीचे ही सोया हुआ था। सर, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। आप दोनों में से किसी ने भी शूटर को नहीं देखा? मैं उठ गया था, तब मैंने देखा कि कोई खिड़की से गोलियां बरसा रहा है। आप पहचान पाए उसे? जी नहीं, ठीक से देखा नहीं चेहरा। मैं बाहर की तरफ भागा, आसपास के सभी लोग जाग गए थे, बाहर भी आए, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। मैं और मेरे पति जगदीश इसी कमरे में सोए हुए थे। अचानक से गोली की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर हम दोनों उठे और बाहर के कमरे में गए। और अनीता, तुम? मैं बगल वाले कमरे में सोई थी। जब तुम दोनों बाहर गए तो वो हत्यारा खिड़की पे खड़ा था, फायर कर रहा था? मैंने तो नहीं देखा। और मैंने भी कुछ नहीं देखा। गोलियों की आवाज़ सुनकर हम सब तुरंत अपने घरों से बाहर आए। हम जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि रघु जी गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे। आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते नहीं देखा? साहब जी, जब तक हम पहुंचे वो गायब हो चुका था। रघु जी, कविता जी हमेशा उसी बेड पर सोती थी? हाँ साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आए थे, हत्यारा या हत्यारे, पहले से जानते थे कि कविता जी हमेशा इसी खिड़की के पास होती थी। उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं की। सर, आप कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ माँ को मारने आए थे? लग तो ऐसा ही रहा है। सिर्फ उन्हीं पर इतनी सारी गोलियां चलाई गई, किसी और पर नहीं। लेकिन क्यों साहब? मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सवाल का जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकेंगे। आप सोचकर बताइए कि आपकी किससे ऐसी दुश्मनी थी? 5 गोलियां दागी गई उनमें, करीब से, एक भी चूकी नहीं। जब तक टेबल पर आई शी वॉज डेड। हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन पूरी तरह से छन्नी हो चुके थे। ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी होगी। खिड़की से आधा मीटर दूर पर सोई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज। 5 गोलियां पीठ से एंटर होकर वाइटल ऑर्गन्स को चीर गई। हो सकता है कि विक्टिम खिड़की की उल्टी दिशा में फेस करके सो रही होगी। हाउसवाइफ थी, पति और बेटे फर्टिलाइजर की दुकान चलाते हैं। हत्यारे किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इनके लिए आए थे। आप लोगों की कॉलोनी के पास जहां भी सीसीटीवी हैं, वहां की फुटेज मंगवाएंगे और चेक करेंगे। लेकिन आप भी हमें सोचकर बताइए कि कविता जी को कोई क्यों मारेगा? आपकी माता जी, आपकी पत्नी क्यों मारी गई? किसी पे कोई शक? सर, मेरी माँ के एक कज़न भाई बंसीधर मामा जी और उनका बेटा धीरज। कहाँ रहते हैं ये लोग?
वैसे मसला क्या है? ज़मीन। यहीं रहते हैं जोधपुर में। हमारे नाना जी की एक पुश्तैनी ज़मीन है, उसको लेकर के बंसीधर मामा जी और माँ के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। ये तुम्हारे बंसीधर मामा जी और धीरज, इन दोनों का एड्रेस और फ़ोन नंबर दो। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं रघु जी? क्या बोलूं साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 30 साल की शादी थी हमारी, 3 बच्चे, ये गिरस्ती, सबका सब एक ही झटके में खत्म कर दी। किसने? क्यों? जी, अभी अभी एक फोन आया रिश्तेदार का, कविता की हत्या के बारे में। बंसीधर जी, आप और आपका बेटा धीरज तुरंत केवटिया पुलिस थाने आ जाइए, जरूरी बात करनी है। हमसे क्या बात करनी है आपको? और हम कविता के घर से काफी दूर रहते हैं, कदरिया चौक में, और वहां जो कुछ भी हुआ उसमें हम क्या बता सकते हैं आपको? बंसीधर जी, आप आइए, बात करते हैं। नहीं आए तो हमें आना होगा। हम आते हैं। जगदीश ने जमीन का मसला उठाया होगा पुलिस वालों के सामने, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। धीरज, चले। हाँ पापा। पापा मैं 2 में तैयार होके आया। जल्दी बोल। कोई नहीं, टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। चाचा, अकबर। पापा, माँ मान नहीं रही थी, इसलिए मामा जी ने सुपारी वुपारी दे दी। सब मामा जी का कराया हुआ है। सिर्फ जमीन के लिए भैया? मामा जी ऐसा करेंगे? तो और क्या वजह हो सकती? कौन कर सकता है ऐसा? अनीता, तुम गलत कप निकाल रही हो। ठीक है। सलाम सर। आपकी फाइल खुली है कि एक तगड़ी खबर है? शाबाश गुरु, बोल। 2 पेशेवर शूटर यहाँ जोधपुर में परसों पधारे थे, अब हवा होगा। दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। जयपुर में इनकी हिस्ट्री है। यहाँ जोधपुर में घंटाघर के पास एक लॉज में 2 दिनों के लिए डेरा डाले हुए थे। आज सुबह ही चेकआउट किए। तो कविता मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई सुराग? सर जी, यहाँ जोधपुर में इन लोगों का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सुराग है। यहाँ जोधपुर में कोई सैर सपाटे के लिए उताए नहीं होंगे। गुरु, पता कर इस वक्त ये दोनों कहाँ हैं। देखते हैं क्या यही दोनों हैं जिन्होंने गोली चलाई। अगर यही हैं तो पक्का इनसे किसी ने गोली चलवाई है। आप सही कह रहे हैं, मसला भारी था जमीन का, क्योंकि आज जमीन की कीमत भी तो भारी है ना। कविता जी अड़ी हुई थी, इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे थे जमीन का। दरअसल कविता और उसके पति रघु जी इतने अड़े हुए नहीं थे। उनका बेटा, क्या नाम, जगदीश, बड़ा अड़ियल है। वही उकसाता था कविता और रघु जी को। तो अब कविता जी तो रही नहीं, आपके रास्ते का कांटा निकल गया। अभी मेरी बहन की लाश शायद उनके घर वालों को मिली भी नहीं होगी, और उन्होंने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। सर आप सोचिए, जब उन्हें मुझ पर इतना ही शक होता है तो क्या मैं पागल हूं जो मैं कविता को मरवाता? सीधी मुझ पर ही उंगली उठती ना सर। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो धीरज? सर इसमें बोलने जैसा क्या है? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सफाई थे? घरेलू मामला तो, और ऐसे मामले को थोड़ी कोई गोली चलाकर सुलझाता है। और ऐसे मौकों पर घर के बाहर के लोगों को ही संदिग्ध बनाया जाता है, घर के अंदर कोई झांक कर नहीं देखता। तो आप ही हमें बता दीजिए, क्या घर के अंदर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से कविता, आपकी कजिन बहन का कत्ल हुआ? एक साधारण घरेलू गृहिणी की पीठ में 5-5 गोलियां बनती जी। धीरज सर, एक बात आप साफ साफ जान लीजिए, मेरी बहन कविता साधारण घरेलू किस्म की औरत थी। क्यों? घर में किसी को आपत्ति थी उनसे? आप लोगों को कविता की बेटी अनीता के बारे में पता है क्या? वो एक बार नहीं, 2 बार तलाक से गुजर चुकी है। तो क्या इन 2 तलाकों की वजह से कत्ल हुआ हो सकता है? सर, जमीन के विवाद की कड़वाहट को लेकर कत्ल हो सकता है, तो रिश्तों की खटास की वजह से क्यों नहीं?
ये दोनों दिलीप और गोविंद 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन यही शामिल है इस कांड में। अनिल सुपारी किसने दी? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पर फील्डिंग चालू है गुरु भाई। कुछ तो सूंघा होगा। एक बात है भाई, कोई और पेशेवर मर्डर तो हुआ नहीं इतने दिन से हमारे जोधपुर में। अब ये 2 पेशेवर यहीं थे तो 2 और 2 4 तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना। तो जल्दी इन दोनों का पता लगा। अगर ये दोनों मिले तो सुपारी देने वाला भी मिलेगा या मिलेगी। अभी के लिए तो बात टल गई, लेकिन कब तक? नहीं, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं करवाया है। तो बता, कल रात तू कहां था? सच क्यों नहीं बोल रहा है तू? पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अगर तूने किया भी है ना, तो उम्मीद करता हूं कि कोई सुराग तूने नहीं छोड़ा होगा। और सुनो, अगर उन्होंने पुलिस के सामने मुंह खोला तो उन्हें जो सजा मिलेगी ना, उससे उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपना सोचो, तुम्हारे साथ क्या होगा? राम नाम। अनीता का डिवोर्स उसका निजी मामला है, उसका मेरी सास के कत्ल से क्या ताल्लुक? शिखा, क्या तुम बता सकती हो वो शूटर्स कौन थे? मैं कैसे बता सकती हूँ? तो फिर मेरे सवालों का जवाब तुम सवालों से मत दो। जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा और पूरा जवाब दो, वरना अनीता को मुझसे बात करने दो। तो अनीता, तुम्हारी 2 शादियां टूटी, सही कह रही हूँ मैं? क्यों बताना चाहिए अनीता के तलाक के बारे में? उसमें बताने जैसा है क्या? छुपाने जैसा क्या है जगदीश? सर, हमने कुछ छुपाया नहीं। तो फिर बताया क्यों नहीं? लेकिन आपने कुछ पूछा भी तो नहीं साहब। और बताने जैसा कुछ है भी तो नहीं पापा। है जगदीश, परिवार में जो कुछ भी हुआ हो वो बताना जरूरी है मर्डर केस में। कहां की रंजिश कौन किस पर निकालेगा ये कोई नहीं कह सकता। हम पूछे ना पूछे, लेकिन आपको हर चीज बतानी है। अनीता की पहली शादी हुई 2012 में विजय राठौर के साथ, और उसका तलाक हुआ 2014 में। उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई 2015 में ईश्वर सोनी के साथ। तलाक पिछले साल हुआ 2017 में। दोनों टाइम तलाक का कारण क्या था? उसका पहला पति विजय राठौड़ पियक्कड़ बन गया था, मारता पीटता था उसे। और दूसरा पति ईश्वर सोनी? वो तो उस विजय से भी गया गुजरा था सर। लाटू से पाला है हमने अनीता को। जानवरों से बदतर सलूक होता था उसके साथ। जब वो सह नहीं पाई तब बोली हमसे। सर, क्या आप लोगों को विजय और ईश्वर के खिलाफ कुछ मिला है? क्या उन लोगों ने हमला कराया मेरी माँ पे? कोई कारण था उनके पास तुम्हारी माँ पे हमला करवाने का? डिवोर्स से नाखुश थे? वैसे डिवोर्स लेने का फैसला किसका था? क्या बात है जगदीश? रघु जी? अनीता, तू उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगी। हम तलाक की मांग करेंगे। बात करते हैं ना विजय से और उसके परिवार से। वादा लेते हैं उससे कि वो अनीता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा। इस तरीके से तलाक करवा के इसका घर नहीं उजाड़ना हमें। वो घर घर होता है क्या, जहाँ पति अपनी पत्नी को इस तरह से पीटे? माँ, कुछ लेन देन चाहते होंगे, ना खुश रहे होंगे शादी में। जो मांगे पूरी कर देंगे, सब सही हो जाएगा। मैं खुल के बात करता हूँ विजय से। विजय को अगर कुछ चाहिए था ना तो हिम्मत करके मांगता हमसे। ये कोई तरीका है मांगने का? और बात सिर्फ दहेज की होती ना तो अनीता अब तक कुछ ना कुछ जरूर बता चुकी होती। कविता, तलाक हर मसले का हल नहीं होता, बहुत महंगा पड़ेगा समाज में, हम सबको, अनीता को। अरे बाहर में जाए ऐसा समाज। जब मेरी बेटी पर कोई हाथ उठा रहा था और समाज आकर उस हाथ को ना रोक सके तो मुझे कोई लेना देना नहीं ऐसे समाज से। बहुत सहा है मेरी बच्ची ने, बस अब और नहीं। माँ, अब आप कहेंगे कि ईश्वर से भी तलाक ले लो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी बहन का क्या हाल किया है उसने? उसके बाद भी उस जानवर के पास भेजना चाहोगे उसे? शिखा, अगर जगदीश तुम्हें इस तरह से मारता पीटता तो तुम सह लेती? नहीं सहती माँ जी, गलत है ये तो। कविता, बड़ी मेहनत करके दूसरी शादी करवाई अनीता की। तो हम और मेहनत करेंगे और तीसरी शादी करवाएंगे। विजय और ईश्वर गलत थे, इसके लिए गलती हमारी थी, हमने चुना, लेकिन इस बार सही चुनेंगे। वैसे भी बिरादरी में इतनी बदनामी हो चुकी है। जब मेरी बेटी घर के अंदर दर्द से कराह रही थी तो बिरादरी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए। सुनो जी, हमारे जमाने में औरतों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। हमारे जमाने में? मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया कविता? नहीं जी, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतना प्यार और इज्जत देने वाला पति मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगदीश भी शिखा के साथ में ऐसे ही पेश आए, और जब पंकज की शादी हो तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे ही पेश आए, और अनीता का तीसरा पति भी ऐसे ही पेश आए।
2 बार तलाक हुई औरत को हमारे इस शहर में एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब तक अनीता के लिए सीधा ढंग का इंसान नहीं मिल जाता है ना, अनीता यहीं रहेगी हमारे साथ। जगदीश, वकील को बुलाओ, तलाक का नोटिस भिजवा दो ईश्वर को। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही माँ, हमेशा। अनीता, ये विजय और ये ईश्वर, क्या ये दोनों डिवोर्स के लिए खुशी खुशी राजी हुए थे? वो तो नहीं पता मैडम, मुझे इतना पता है कि वो दोनों मुझसे कभी खुश नहीं थे। रघु जी, आपकी पत्नी कविता जी एक मजबूत औरत थी। घर की नींव थी वो, छत भी थी। कविता मुश्किल फैसले बहुत सही तरीके से लेती थी, जो मैं कभी नहीं ले पाता। वाकई बहुत मजबूत औरत थी। हम सबकी ताकत थी वो। ये विजय राठौर का घर यही है? जी, मैं माँ हूँ विजय की। क्यों मिलना है? क्या आपको पता है कि विजय राठौर की भूतपूर्व सास कविता खत्री, उनका मर्डर हो गया है? जी पता चला, किसी ने बताया? मुझे इसी सिलसिले में विजय से बात करनी है। कहाँ है वो? काश आप ऐसा कर सकते। क्या मतलब? मेरे बेटे को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। ईश्वर सोनी यहीं रहते? जी हाँ, मैंने पढ़ा था अखबार में कविता जी के बारे में। कभी सास थी तुम्हारी? 1 साल पहले। 13 जून की रात मर्डर हुआ। उस रात को तुम कहाँ थे ईश्वर? मैं यहीं था सर, अपने घर पर आपको क्या लगता है इस सब में मेरा हाथ है क्या तुम्हारा? 2017 में मेरा तलाक हुआ था अनीता से, इस कविता खत्री की बेटी से। ये योगी था, मेरी वाइफ। 8 महीने पहले हमने शादी की है। हम खुश हैं सर, और कत्ल वतल करके मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? वो लोग मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते, पिछली जिंदगी जैसे। अनीता का पहला पति विजय राठौर, 2 साल पहले लिवर फेलियर से उसकी मौत हो गई, पी कर। ईश्वर सोनी की 8 महीने पहले शादी हुई योगिता से। खुश लग रहा है? मतलब दोनों ही एंगल्स बन नहीं रहे हैं कविता खत्री मर्डर केस में। सर, सामने से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर हाँ, खत्री खानदान पे थोड़ी रोशनी जरूर डाल रहा है। कैसे? सर, अनीता को 2 बार डिवोर्स लेने की सलाह देने से लेकर उसके साथ हमेशा खड़े होने में कविता का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, वो कभी भी डिवोर्स के पक्ष में नहीं थे, सुलह चाहते थे। पापा, ये वक्त मजबूत रहने का है। माँ ने सालों तक इस घर को संभाला है। उसके जाने के बाद हम इस घर को बिखरने नहीं दे सकते। तुम इनसाइड जॉब की तरफ इशारा कर रही हो? कविता बहुत हावी होती थी रघु और जगदीश पर, तो क्या उन दोनों ने किया होगा? सर, इम्पॉसिबल नहीं है। शूटर सीधा खिड़की पे आया, उसने सोई हुई कविता पर 5 राउंड फायर किए और फिर भाग गया। किसी और को मारने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रघु और पंकज उसी कमरे में सोए गए। अंदर आओ सर। आओ गुरु आओ। उन दोनों हिस्ट्री शीटर्स दिलीप और गोविंद पर कोई मूवमेंट? दोनों की खोज चल रही सर, लेकिन टिप ये है कि कविता के कजन भाई बंशीधर के बेटे धीरज को उठा लो। 13 की रात को धीरज घर पर नहीं था, सुबह सुबह लौटा है। और धीरज था कहाँ? वो तो आप पूछिए, लेकिन खबर पक्की है, धीरज हड़बड़ाया हुआ था और उसका बाप भी टेंशन में घूम रहा है। आपके पास सबूत क्या है कि मैं 13 जून की रात घर पर नहीं था? कई हैं, और उनमें से एक है नरेंद्र शुक्ला, तुम्हारा पड़ोसी, जिसने 14 जून की सुबह तुम्हें घर आते देखा। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करने गया था और वहां से लौट रहा था? नहीं, तुमने खुद नहीं किया, तुमने इन दोनों से करवाया, दिलीप पालीवाल, गोविंद शेखावत। मैंने नहीं पहचानता। पेशेवर हत्यारे हैं ये। देखिए सर, मैंने इनसे अपनी बुआ का मर्डर नहीं करवाया है। तो 13 जून की रात भर कहाँ था तू? मैं बुआ के घर नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, मैं नहीं था वहां। देख धीरज, 13 जून की रात भर के एक सेकंड का हिसाब लेंगे हम तुझसे, और अगर जरूरत पड़ी ना तो डंडा भी करेंगे। ठीक है सर, कीजिए डंडा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तुझे पुलिस के डंडे के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है ना? है सर, अंदाजा है, लेकिन एक निजी कारण है जिसकी वजह से आपको मैं नहीं बता सकता कि उस रात मैं कहाँ था। हम धीरज गुप्ता पर दबाव बढ़ाने ही वाले थे कि जब अचानक अनीता के ईश्वर सोनी के साथ हुए डिवोर्स का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने इस केस को एक नई रोशनी दी। और इसके चलते विजय राठौड़ से हुआ पहला डिवोर्स भी रेडार में आया।
जाहिर सी बात थी, हमसे ये खुलासे अनीता ने नहीं किए थे। दरअसल उसने अपने परिवार वालों को भी अंधेरे में रखा था। सर, अनीता के दोनों एक्स हस्बैंड्स विजय राठौड़ और ईश्वर सोनी, इन दोनों के घर के बाहर मैंने खबरें लगा दिए थे। और सर, हमारे खबरों ने एक बहुत ही खटकने वाली खबर दी है। कैसी खटकने वाली खबर? सर, अनीता का पहला पति विजय राठौड़ वो शराब पीता था, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सर वो अनीता को कभी पीटता नहीं था। और ईश्वर? एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ईश्वर अपनी पत्नी को पीटता था, या फिर ईश्वर ऐसा आदमी हो जो अपनी पत्नी को पीट सके। और ऊपर से ये बात भी कही कि ईश्वर की दूसरी पत्नी योगिता, वो उसके साथ काफी खुश है। ओह, तो इसका मतलब खत्री परिवार ने कविता के बारे में हमसे झूठ बोला, या फिर अनीता ने खत्री परिवार से मारपीट का झूठ बोला। सर, मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। कौन हो तुम और क्या बात है? मैम, मेरा नाम श्रुति मौर्य है और मैंने सुना है आप लोगों ने धीरज को अरेस्ट किया है। क्या कहना है तुम्हें? सर, मैम, धीरज आपसे कभी सच नहीं बोलेगा। कौन सा सच? कि उसने अपनी बुआ कविता खत्री का मर्डर करवाया? नहीं सर, ये सच नहीं है। सच ये है कि 13 जून की रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप समझ रहे हैं ना? सर, किसी भी सूरत में मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसका श्रुति के घर था। सर, हम अलग अलग कास्ट से हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। सर, मैं नहीं चाह रहा था कि श्रुति का नाम सामने आए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था मैं। सर, हम सच कह रहे हैं। धीरज, जब तक हम ना कहें तुम जोधपुर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हत्यारे हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं वो, और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? वाह, कविता जी का मर्डर होने के बाद पहली बार ये पूछना किसी ने जरूरी समझा। और अनीता ने मेरे पति के खिलाफ घिनौने और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरी ज़िंदगी में आए। और मुझे खुशी है कि आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहे बल्कि पूछ रहे हैं इस बारे। तो बताइए, सच क्या है? सच तो ये है सर कि अनीता झूठ बोलती थी। मैंने बेल्ट से तो क्या, कभी इसको थप्पड़ तक नहीं मारा, कभी हाथ तक नहीं उठाया उसको। तो फिर अनीता अपनी माँ से झूठ क्यों बोलती थी? वो तो सर आप उसी से पूछिए। लाडली थी उस घर की, जो वो बोलती उसकी माँ सच मान लेती थी। ये बिल्कुल झूठ था कि विजय पीकर अनीता के साथ मारपीट किया करता था। ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर अनीता और उसकी माँ कविता खत्री ने जब उस पर मारपीट का आरोप लगाया तो विजय ने मना क्यों नहीं किया? देखिए, विजय पियक्कड़ था, ये सभी जानते थे, फिर एक पियक्कड़ की बात पे कोई भरोसा क्यों करता? ऊपर से अगर विजय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मारपीट, दहेज वहेज कोई भी केस ठोक देते अनीता और उसके घर वाले। इससे तो हमारी मुसीबत और दुगनी हो जाती ना। 99% केसेस में क्या होता है सर, लड़की जैसे ही लड़के पे मारपीट का आरोप लगाती है, लड़का जेल के अंदर। आप तो जानते ही होंगे, आप ही लोग करते हैं। और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं था, ऊपर से मैं शौक था अनीता ने मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगे, इसलिए चुपचाप डाइवोर्स दे दिया। अनीता, क्या ये सच है? अनीता, माँ तेरे लिए इतना लड़ी, हर बार तेरा साथ दिया, और तूने झूठ बोला क्यों? अनीता, हम कहीं सुनी पर नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत छानबीन करके पता लगाया है कि ना तो विजय राठौड़ तुम्हें टॉर्चर किया करता था और ना ईश्वर सोनी। तो फिर माजरा क्या था? और तेरी माँ तेरे इस झूठ को पकड़ ही नहीं पाई, कैसे? अनीता, क्या तुमने ये सारा नाटक, ये सारे झूठ रतन सिसोदिया के लिए बोले? ये चैट मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं रतन सिसोदिया के साथ। और अनीता, इन्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान है उससे। हम सब जानते हैं रतन, हमारे एरिया में ही रहता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, पधारो हमारा देश। जोधपुर के शानदार शहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन सिसोदिया, आज के लिए आपका टूर गाइड। मैं वादा करता हूं कि आज के दिन ना तो मैं ना ये शहर आपको किसी भी तरह से निराश करें। तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप है जोधपुर का घंटाघर। वहां से हम मशहूर मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। ये जोधपुर की शान माना जाता है। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम 1 बजे तक यहीं रहेंगे। वैसे तो इस शानदार गढ़ को पूरी तरह देखने और समझने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। अनीता, जवाब दे, कब से चक्कर चल रहा है तेरा रतन सिसोदिया के साथ? बोल। कोई बात नहीं, हमारी टीम गई है उसे लाने।
2 डंडे मारेंगे, सारा चक्कर सामने आ जाएगा। नहीं नहीं सर, आपसे कभी नहीं मारेंगे। और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, प्यार है हमारा, सच्चा प्यार, सालों का प्यार। तुम्हारी पहली शादी से भी पहले का। तो ये विजय और ईश्वर वाली बात हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया तूने? हाँ? तेरी मां को यह सब कुछ मालूम था? बिल्कुल नहीं पापा, हम सब लव मैरिज के खिलाफ थे। मैं कभी अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई। तेरी मां एक टांग पर खड़े होकर सबसे लड़ी। जानती हूँ पापा, पर मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कह पाई। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते थे कि मैं कभी अपने पसंद का लड़का नहीं चुन सकती। अरे कहा था तो क्या तू ऐसा कर देगी? 2 लोगों पर झूठे इल्जाम। अनीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता जी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो और तुमने रतन के साथ मिलकर उन्हें? नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? रतन तो खुद 1 महीने बाद भैया और पापा से मेरा हाथ मांगने वाला था। 8 साल पुराना रिश्ता है हमारा। मैं उससे शादी करना चाहता था। हम सबको सब कुछ बताने वाले थे साहब। और उसके पहले ही कविता जी को पता चल गया, और इससे पहले कि वो किसी और को कुछ बोलती या विरोध करती, तुमने उन्हें मरवा दिया। अनीता सच बोल। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रतन ने ये सब करवाया है ना, मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। अब रतन पे इल्जाम लगा रही है, जैसे पहले विजय और ईश्वर पे इल्जाम लगाया। हाँ? उन दोनों की जिंदगी खराब, यहाँ हम सब परेशान, बस इस एक झूठ के लिए। डर के मारे मैंने झूठे इल्जाम जरूर लगाए थे, पर ये भी बिल्कुल सच है पापा। मैंने या रतन ने माँ को नहीं मरवाया है। साहब, गरीब फैमिली से हूँ, बहुत मुश्किल से मेहनत करके टूरिस्ट गाइड बना हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनीता की माँ को मारकर मैं उसे शादी कर पाता? शायद वही सबसे बड़ी अड़चन हो। अड़चन कैसी साहब? वो तो हमेशा अनीता का साइड लेती थी, अड़चन दूर करती थी, बल्कि सपोर्ट करती है हमारा। लव मैरिज में नहीं करती। करना होता तो पहली शादी के पहले ही बोल दिया होता अनीता ने घर पे। साहब, अनीता का 2 बार डाइवोर्स हो चुका है। अब जाके मैं उसकी माँ से उसका हाथ मांगने वाला था। तो तुझे मालूम था कि अनीता जो कुछ भी अपने पतियों के बारे में बता रही है वो बड़ा चढ़ा कर बता रही है? साहब, अंदाजा था मुझे, लेकिन मैं और अनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो वहां उसके पतियों के साथ खुश कैसे रह पाती? और साहब, उसकी माँ को मारकर मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा? सर जी, अनीता और रतन की पिछले महीनों की मूवमेंट नहीं करी। किसी सुपारी वाले से मिलने की कोई निशानी नहीं है। दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत की कोई खबर? सारे पुलिस स्टेशन अलर्ट पर हैं, फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। मेरे बंदे सारे हिस्ट्री शीटर्स का भेजा खा रहे हैं, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा। पेशेवर हैं तो सुपारी तो निकली होगी इस कविता खत्री की। कविता का पति रघु और बेटा जगदीश, इनके खिलाफ भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा। मेरा शक इन पर ज्यादा जाता है। कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे दोनों? कोई बीच वाला रेफरी होगा इस गेम में, जिसके जरिए ये दोनों पेशेवर हत्यारे गोविंद और दिलीप के कांटेक्ट में आए होंगे। क्योंकि सर जी, इंटरनेट से ढूंढने से कोई पेशेवर हत्यारा तो मिलेगा नहीं, और शायद वही बीच वाले बंदे की वजह से आपको ये बाप बेटे के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा हो। गुरु, इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है, तू एक अलग टीम लेके जा। जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, इनके सबको खंगाल। कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। शिखा जी, क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि अनीता और रतन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है? मुझे कैसे पता होता? ये सब कुछ अब जाकर तो सामने आ रहा है, और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती? देखो, अगर गलती से भी पुलिस वाले तुमसे पूछें तो तुम पुलिस वालों को भी यही जवाब देना कि तुम्हें पता नहीं था। कैसे हो? मारा तुम्हें पुलिस ने? नहीं, लेकिन मैसेज करना बंद करो। टैप कर रहे होंगे, थोड़े समय बाद मिलते हैं। हेलो, मैं केवटिया पुलिस थाने जोधपुर से बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं हिना कुरैशी बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? जैसलमेर से। रतन सिसोदिया को जानती हो? जी जानती हूँ मैडम, टूरिस्ट गाइड है। क्या बात है मैडम? पूरा जैसलमेर जानता है उसे? नहीं, लेकिन तो फिर आप कैसे जानती हैं? जी मैडम, मेरी यहाँ पर बाइक रेंट पे देने की दुकान है, और रतन टूरिस्ट गाइड है, तो काफी टूरिस्ट लेकर आता है यहाँ पर बाइक हायर के लिए। पर आप क्यों पूछ रही हैं?
काफी बातें होती हैं आपकी रतन से फोन पर। ओह मैडम, क्या मतलब है आपका? हाँ, यहाँ मेरे पास 1 दर्जन बाइक है और मेरे शोहर आमिर कुरैशी की किले के अंदर आर्टिफैक्ट की एयर कंडीशन दुकान। कोई एवी लोग नहीं है हम कि आप फोन उठाकर यहाँ पर ये भद्दे सवाल करेंगी। यहाँ जोधपुर में एक मर्डर हुआ है और इस सिलसिले में हम रतन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए मैडम, मुझे इतना पता है कि टूरिस्ट गाइड, बाकी की जानकारी आप किसी और से हासिल करिए। बहुत काम है इधर, रखती हूँ। पुलिस मुझ तक कैसे पहुंच गई? रतन के फोन रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मर्डर से जुड़ सके। अनीता के भी नहीं। अनीता और रतन के चैट रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं मिला सर। वो लड़का धीरज और उसका पिता बंसीधर, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। कविता खत्री की किसी से कोई पर्सनल लड़ाई, किसी अगल बगल के पड़ोसी से? जी नहीं सर, सिवाय कविता के कजन ब्रदर के साथ जमीन का मसला और बेटी के दोनों डिवोर्स की टेंशन को छोड़कर सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। मतलब हम घूम घूम कर वहीं आ गए जहां से हम शुरू हुए थे। इस केस में हमें कोई लीड मिल क्यों नहीं रही है? ये दोनों हत्यारे दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत आखिर कहां छुपे हैं? जब तक हम इस केस के आखिर तक पहुंचते हमें पता चलता कि आखिर वो कारण क्या था जिसकी वजह से हमें कोई लीड नहीं मिली थी। लेकिन ऐसा होने में अभी देर थी। कविता खत्री के कत्ल को लगभग 2 महीने हो चुके थे। तब एक अजीब सी खबर हमारी टेबल पर आई, एक और कत्ल की प्लानिंग के बारे में। लेडीज टेलर का मर्डर। नंदलाल नाम है, नंदलाल सैनी। अपने मेहता नगर में ही दुकान है उसकी। कौन करने वाला है अनिल? कमलेश वर्मा करके एक हिस्ट्री शीटर है। उससे खबर मिली है कि दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत ये मर्डर करने वाले हैं। दिलीप और गोविंद दोनों जोधपुर में? कहाँ है ये नहीं मालूम। कमलेश उनका पुराना साथी है, उसने बताया। कब होने वाला है नंदलाल का मर्डर? वो कुछ नहीं बोला, पर खबर कमलेश को कल रात को मिली कहीं से। लेकिन ये लेडीज टेलर नंदलाल सैनी अंडरग्राउंड चला गया और दुकान पर ताला है। फोन भी बंद है और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता है कि ये नंदलाल गायब कहाँ होंगे। फिर इससे पहले नंदलाल को टिप मिली होगी कि दिलीप और गोविंद आ रहे हैं उसके लिए। पर ये दोनों लेडीज टेलर को क्यों मारने वाले हैं? किसी लेडीज पे कोई हाथ वाथ डाला क्या? उसी टाइप की कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? पता नहीं सर, और ये भी नहीं पता कि मारने का कब प्लान है। अगर प्लान बना है इनका तो ये दोनों दिलीप और गोविंद या तो जोधपुर आ चुके हैं या आने वाले हैं। फैल जाओ सब, चप्पा चप्पा छान मारो। वैसे भी हमें दिलीप और गोविंद चाहिए चाहिए। कविता मर्डर केस में खोद डालो पूरे शहर को इन सालों के लिए। पूरे जोधपुर में एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन 2 हिस्ट्री शीटर्स को धरने के लिए, दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत। लेडीज टेलर नंदलाल सैनी के लिए भी खोज की गई, जिसके कत्ल की टिप हमें दी गई थी। हमें पता चलने वाला था कि नंदलाल सैनी 2 रात पहले ही घर छोड़कर निकल गया था। अब सवाल यह था कि वो ऐसा क्या जानता था या उसने ऐसा क्या किया था कि 2 पेशेवर शूटर्स उसके पीछे पड़े थे। क्या किसी ने उसकी सुपारी दी थी? अब हमें नंदलाल के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली। सर, पता चला है कि नंदलाल के गैंगस्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स थे और पेशे से लेडीज टेलर। जी सर, और वो दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत इन दोनों के टच में भी था। और अब वो दोनों इसे ठोकना चाहते हैं। कहीं हमें घुमाया तो नहीं जा रहा है? सर, दिलीप और गोविंद का पुराना साथी कमलेश वर्मा काफी कुछ जानता है ये दिलीप और गोविंद के बारे में। उमेद भवन रोड पे एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। सर, पहली टिप इसी ने दी कि नंदलाल को खतरा है इन दोनों से। उठा लो इस कमलेश वर्मा को, कम से कम इस कत्ल का असली कारण तो मालूम चले। हमें नहीं पता तू हमारे किस काम का है कमलेश, लेकिन अगर काम का नहीं निकला ना तो फिर तेरा कोई काम नहीं है दुनिया में। सब घोड़ा हटाइए, बताता हूं, काम की बात है। सर, कल आपको दिलीप और गोविंद तक पहुंचा दूंगा। हमने सुना नंदलाल से जान पहचान थी इन दोनों की, तो फिर दुश्मनी कैसे हो गई? उन लोगों में जान पहचान इसलिए थी क्योंकि नंदलाल एजेंट जैसा था। किसी काम की सुपारी दी थी नंदलाल ने उन्हें, पूरी रकम पकड़ा नहीं रहा था। किसकी सुपारी थी? वो जो लेडीज को ठोका था ना बसेरा कॉलोनी में। बसेरा कॉलोनी में? वो कविता खत्री मर्डर केस? जी जी, वही। नंदलाल ने कविता की सुपारी निकाली? सुना तो यही है, क्यों निकाली मुझे नहीं पता साहब। हम किसी नंदलाल टेलर को नहीं जानते। ना, मैं भी नहीं जानती। मैं भी नहीं जानती। रघु जी, हमें पता चला है कि इसी लेडीज टेलर नंदलाल सैनी ने आपकी पत्नी कविता जी की सुपारी निकाली। पर क्यों? हम में से किसे दुश्मनी है उसकी? फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं।
लेकिन बहुत जल्द हथियारे हमारे हाथ में होंगे और हमें पता चलेगा कि कविता जी की सुपारी किसने दी थी। सर, मैं नंदलाल सैनी की कॉल हिस्ट्री छाट रही थी। एक अजीब कनेक्शन मिला। मेरी जैसलमेर में एक लेडी से बात हुई थी। ये नंदलाल सैनी की उस लेडी से लगातार फोन पे बात और चैटिंग होती रही है। कौन है ये लेडी? हिना कुरैशी। हिना कुरैशी रतन सिसोदिया के फोन रिकॉर्ड से फीचर करती थी, राइट? राइट सर। और यही हिना कुरैशी टेलर नंदलाल सैनी से भी बात करती है, जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और जिसने सुपारी दी है दोनों शूटर्स को, कविता खत्री की। यस सर। उठा लें सर हिना को? उठा लो अनुज, मगर शोर ना हो। ये केस पक्का अनीता और रतन से ताल्लुक रखता है। ये अनीता हद से ज्यादा झूठ बोल रही है। माँ जी ने कभी तुमसे जिक्र किया था इस नंदलाल टेलर का? नहीं, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी माँ जी से? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा। कोई दर्जी माँ का कत्ल क्यों करवाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर ऐसा क्यों हुआ? कविता ने आखिर नंदलाल के साथ ऐसा क्या किया था? हर एक लेडीज टेलर को जानना गुनाह कैसे हो गया? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसे है कि मैं किसी मर्डर में शामिल हूँ? जोधपुर में तुम्हारा मायका जिस एरिया में है, नंदलाल टेलर की दुकान भी उसी एरिया में है ना, मेहता नगर। अरे मैडम, उस एरिया में कौन नहीं है? दर्जी से लेकर मंत्री तक सब तो है। नंदलाल ने बसेरा कॉलोनी में रहने वाली कविता खत्री की सुपारी निकाली। वो तुम्हें जानता है, तुम रतन को जानती हो, और रतन कविता खत्री की बेटी अनीता खत्री को प्यार करता है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना। इत्तेफाक है ये मैडम कि मैं इस टूरिस्ट गाइड और इस लेडीज टेलर को जानती हूँ। बाकी मुझे कविता खत्री के बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी बातें हम थाने में करेंगे ही ना। अच्छी जगह है वो झूठ बोलने के लिए। हिस्ट्री शीटर कमलेश वर्मा ने हमें गोविंद शेखावत और दिलीप पालीवाल की एग्जैक्ट लोकेशन दी और तुरंत हमने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस केस के सारे खिलाड़ी अब हाथ में थे। अब इस केस की हकीकत सामने आने वाली थी, जो हमारे होश उड़ाने वाली थी। चल लेडीज टेलर, अब पूरी कहानी बता। क्यों दी सुपारी? ये दिलीप और गोविंद का एंगल तो क्लियर है, इन्होंने ट्रिगर दबाया। अपना और हिना का एंगल बता। चल। ये हिना तो कह रही है कि इसका इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे साहब, जो कुछ भी लेना देना है सब इसी का है। झूठ बोल रहा है साहब ये। मेरी उस कविता खत्री से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मालिक आप तो जानते हैं कि हमारी निजी दुश्मनी थी नहीं। हमने तो बस अपना काम किया, हमने घोड़ा दबाया बस। और साहब वही तो इस पूरे माजरे की जड़ है। ये भाई लोगों ने गलत निशाने पे दबा दिया घोड़ा। गलत निशाना? मालिक 13 की सुबह हम उसके घर के बाहर गए थे, मैं और नंदलाल। इसे कहते हैं तकदीर। घर दिखाने लाया था, शिकार खुद सामने आ गया। यही है पीली साड़ी वाली। उस रात दिलीप को लेके मैं उस घर गया। प्लान था कि घर के अंदर जाकर पीली साड़ी वाली को देखकर निशाना लगाना है, लेकिन साहब खिड़की से झांक कर देखा कि पीली साड़ी वाली तो खिड़की के पास ही सो रही थी। मैंने बोला तकदीर देखो। सब सेम साड़ी थी, सेम। अब मुझे क्या पता कि घर में दो लोग एक ही कलर की साड़ी पहनेंगे। ऊपर से नंदलाल सुपारी का पैसे नहीं दे रहा था। ये ले। अरे भाई मैं कहां से देता पैसे? ये हिना मुझे कहां दे रही थी? मैं क्यों देती पैसा? मारना अनीता को था, सुपारी उसकी थी, और साहब ये जाके उसकी अम्मी को मारा है। इसमें मुझे क्या मिलना था? ये क्या बात हुई साहब? हमें एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने मर्डर किया, अब हमको ईमानदारी से हमारा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? साहब मैंने अनीता ही दिखाई थी और इन लोगों ने जाके कविता जी को मार दिया बेकार में। तो मैं क्यों दूं बेकार में पैसा? क्या पेड़ पे उगते हैं? अनीता से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हिना बोल, वरना अभी तेरी सारी अकड़ ना कुरेद के निकालूंगी। रतन? रतन उसे मरवाना चाहता था? काश ऐसा होता सा। ओह, मैं तो उससे शादी करना चाहता था। शादी कर रहा तू? पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे हम दोनों। दो पतियों को तलाक दे चुकी है अनीता, तो अब जाकर उसके माँ बाप से बात करने वाला हूं मैं। यहाँ देख, मेरे साथ मजे मार रहा था। हिना तू भी तो मजे ही मार रही थी ना अपने शौहर आमिर कुरैशी के पीठ पीछे।
जब मेरे पीछे पड़ा था तब तूने मुझे बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तू शादी करने वाला है। क्या फर्क पड़ता है ना? देख, उसका तेरे मेरे बीच आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो अपनी जगह और तू अपनी जगह। और वैसे भी मैंने तुझसे कोई शादी वादी का वादा तो नहीं किया था ना? रतन, मैंने हमेशा तुझे सब कुछ बताया, एक एक बात बताई। शादीशुदा हूं, पहले जो जो किया है सब कुछ तूने बताया। बताने से क्या बदल जाता? तू शादीशुदा है, घर गृहस्थी है, और हफ्ते में का दिन मैं हूं, वो तो आगे भी रहूंगा। तो फिर क्यों जलवल कल बीवी वाली हरकतें कर रही है? रहने देना। और वैसे भी मेरी असली जिंदगी अनीता है और तेरी असली जिंदगी आमिर मियां है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक टाइम पास है। तस्वीर दिखा अपनी असली जिंदगी की। कौन है जिसने तुझे इतना परेशान कर रखा है? नाम बता, बीचों बीच काट डालूंगा साले को। साला नहीं, साली है नंदलाल भाई। जीना हराम कर रखा इसने मेरा। करना क्या है? सामने से हटाना है या पूरे रास्ते से? पूरे रास्ते से नंदलाल भाई। एक बार ये रतन की जिंदगी से हट गई ना, रतन असल में मेरा हो जाएगा, मेरी असली जिंदगी बन जाएगा। और ये रहती कहाँ है? बसेरा कॉलोनी, कोठी नंबर 147। देख बहन, करवा सकता हूँ फुल मर्डर, लेकिन पैसे तगड़े लगेंगे। कितने? 3 लाख की बात हुई थी, 50,000 में एडवांस दे चुकी हूँ। अब बाकी के पैसे क्यों दूं? और ऊपर से अनीता तो जिंदा है, मेरा तो 50,000 का घाटा हो रखा है, तो तू पहले वो लौटा। अरे हिना, ये लोग मार डालते मेरे को, इसीलिए बार बार पैसे मांग रहा तेरे से मैं कुछ नहीं जानती। गलत टारगेट को मारने के मैं कैसे पैसे दूं? देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई। वो पेशेवर हत्यारे हैं, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। वो तुम दोनों जानो, मेरी कहीं भी दुश्मन को नहीं मारा ना, मैं एक दमड़ी नहीं दूंगी। और आप मेरे 50,000 वापस कर दीजिए तुरंत। भले ही तुम लोगों का निशाना गलत था, पर मर्डर तो हुआ है। तुम लोगों पर अलग अलग चार्जेस लगेंगे। मुझ पर क्यों चार्ज लगेगा साहब? हाँ, मैंने तो जिसके मर्डर की सुपारी दी उसका मर्डर हुआ ही नहीं, तो मुझ पे कैसा चार्ज? कोई सुपरमार्केट नहीं आई है तू जो गलत सामान लेके गई और फिर वापस देने चली है। अरे मैडम, पर इन्होंने तो मर्डर किया ही नहीं ना, तो मैंने माल लिया नहीं, तो मैं लौटाऊं क्या? हवा। गलती से अनीता को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उस दिन एक ही रंग की साड़ी पहनी थी अनीता और कविता जी ने। पिछली दिवाली में मैंने दोनों के लिए पीली साड़ी खरीदी थी, एक ही जैसी। ना अनीता ने ना कविता ने कभी यह सोचा होगा कि दोनों एक ही दिन वही साड़ी पहनेंगे, जिसके चलते वो बच जाएगी जिसे वो लोग मारने आए थे, और वो मर जाएगी जिसकी गलती सिर्फ एक पीली साड़ी थी। अनीता ये जानकर शौक में चली गई कि असली निशाना वो थी, पर उसकी जगह उसकी मां मारी गई थी। रतन के हिसाब से उसे भनक तक नहीं थी कि उसका एक कैजुअल सा जिस्मानी अफेयर इस तरह आपे से बाहर जाएगा, और हीना उसकी और अनीता की शादी रोकने के लिए अनीता के कत्ल की साजिश करेगी। यह केस एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि जुर्म का सबसे बड़ा शिकार जुर्म करने वाला मुजरिम होता है। क्राइम नेवर पेज। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
बाय मम्मी। ध्यान से। तीन साल से यही मेरी जिंदगी रही थी। 3 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह से मोहताज हो गए थे। हमारे लिए एक मुश्किल का समय रहा था और उस दिन मामला और उलझने जा रहा था, बस से बदतर होने जा रहा था। चाय। 9 अगस्त का दिन था। उस दिन दोपहर को जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। माँ जी, रोहन आया था क्या? नहीं तो तूने भेजा था यहाँ पे? नहीं, वो स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटा। यहाँ नहीं आया? धनंजय के घर पूछ एक बार। नंदिनी भाभी, रोहन आया था क्या यहाँ? यहाँ क्यों आएगा? स्कूल से लौटा नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं। स्कूल जाके देखा? वहीं होगा। नहीं, हो आई मैं वहाँ से। जाते वक्त तो देखा था उसे। दोबारा स्कूल तो नहीं आया कविता जी? वही तो, घर भी नहीं आया। नहीं कविता, रोहन यहाँ तो नहीं आया। मम्मी, रोहन भैया कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं स्कूल भी जाकर आ गई, तुम्हारे दादा दादी के यहाँ भी जाकर आ गई, तुम्हारे दोनों बड़े पापा के यहाँ भी जाकर आ गई, कहीं नहीं है। एक काम करो, तुम थोड़ी देर और दुकान में बैठी रहो, घर देख कर आती हूँ, हो सकता है तब तक वहाँ पहुँच गया। रोज की तरह रोहन तिवारी सुबह 8 बजे अपने स्कूल गया था और रोजी की तरह 1:30 बजे स्कूल छूटने के बाद अपने घर के लिए निकला था, लेकिन वो घर पहुंचा नहीं। 8 साल के रोहन तिवारी के साथ क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब हमें आखिर में मिलने वाला था, जो हम सबको बुरी तरह से चौंकाने वाला था। जो रोहन के साथ हुआ वो किसी भी और बच्चे के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही हमने पूरे वाराणसी का चप्पा चप्पा छान मारा, पर 24 घंटे बीत गए रोहन को गायब हुए। हमें रोहन तिवारी की कोई खबर नहीं मिली। मैंने कल से अपना फोन हरदम चार्ज करके रखा हुआ है सर, कोई फिरौती उरौती का भी कॉल नहीं है, और आएगा भी क्यों? हम कोई रईस लोग थोड़ी ना है कि कोई हमारे बच्चे का अपहरण कर लेगा। हमने स्कूल में रोहन के सभी दोस्तों से बात की, सबका कहना है कि वो घर के लिए निकला था, और मोहल्ले के उसके दोस्तों का कहना है कि वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं। तो फिर कहाँ गया मेरा बेटा सर? आप बताइए, कहाँ गया? किसी से कोई दुश्मनी? कोई बच्चे के जरिए आपको या आपके पति को तकलीफ देना चाह रहा हो? तकलीफ? रोहन भैया दोपहर में आते हैं स्कूल से, खाना खाते हैं और फिर चले जाते दुकान में मम्मी की मदद करने। अच्छा पायल बेटा, कल सुबह रोहन भैया के स्कूल जाने से पहले क्या रोहन भैया का मम्मी से, पापा से या किसी और से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, रोहन भैया किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कुछ पता चला है धनंजय? नहीं बाबूजी, कविता ने जानकी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है, वो लोग ढूंढ रहे हैं। मेरे थाने से भी खोज जारी है। अकेले कहीं जा नहीं सकता रोहन, किसी के साथ ही गया होगा। पापा, दादू, स्कूल से लेकर मोहल्ले तक के सारे रास्ते पर पोस्टर लगा दिए हैं रोहन के। 1-2 लोगों से कहा है स्कूल के आसपास पता करने के लिए, और वो चैट एप्लीकेशन पर भी डाल दिया, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। बताओ कविता, रोहन को कौन तकलीफ देना चाहता था, या रोहन के जरिए आप लोगों को? डरो नहीं कविता, बता दो। तुम्हारे जेठ धनंजय तिवारी
हेड कांस्टेबल है ना पुलिस में। कहीं वो तो तुम्हारे डर की वजह नहीं? मुझे मेरे दोनों जेठों से डर लगता है सर, और मेरे ससुर जी से भी। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे दोनों जेठों ने मिलकर कुछ कर दिया है? सर वो मुझसे और मेरे पति से नफरत करते हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है सर। कल दोपहर जब मैं काम पर था, मेरी पत्नी शालिनी का फोन आया था कि रोहन स्कूल से लौटा नहीं है, कविता परेशान है। तभी मुझे लग गया था कि वो अब पहली उंगली हम दोनों पर ही उठाएगी। मतलब सागर तुम्हें और धनंजय तुम दोनों को पहले से ही मालूम था कि रोहन स्कूल से लौटने वाला नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर जब मुझे खबर मिली मैंने खोजना शुरू किया। रोहन हमारा भतीजा है, हमारे छोटे भाई राजेंद्र का बेटा, हमारा खून है सर वो। तो फिर उसकी पत्नी तुम लोगों से इतना डरती क्यों है? उसे क्यों लगता है कि तुम दोनों रोहन को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, तकलीफ दे सकते हो? हम क्यों तकलीफ पहुंचाएंगे बच्चे को? तुम्हारी अपने छोटे भाई राजेंद्र से क्यों नहीं जमती थी? वो तो बदनसीब है बेचारा, कुछ बोल नहीं पाता है, मुश्किल से तो उठ पाता है वो। उसके साथ हमारी क्यों नहीं जमेगी? तुम्हारे बाबूजी हर महीने तुम दोनों की तनख्वाहों का एक हिस्सा कविता को देते थे उसका घर चलाने के लिए। उन्होंने अपनी किराने की दुकान भी उसे दे के रखी थी। ये कारण कम नहीं है ना जमने के लिए। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। ये लीजिए। धनंजय 500 रुपये कम है। हाँ बाबूजी, इस महीने खर्चे ज़्यादा है मेरे। तो राजू का घर क्या मुफ्त में चलता है? बाबूजी मुझे मेरा घर भी तो चलाना पड़ता है। जो तू चला लेता है क्योंकि तेरे हाथ पैर ठीक हैं, सर्विस करता है तू सरकारी। कभी सोच के देख, राजू की तरह तेरा एक्सीडेंट होता कैसा महसूस होता तुझे? धनंजय, ये क्या तरीका है? भीख नहीं दे रहा है तू। भैया काहे खून जला रहे हो? जब भी बात आती है राजू की, बाबूजी एक पैसा यहाँ से वहाँ होने नहीं देंगे। ये तो सरासर अन्याय है ना। कविता का घर चलाने के लिए हम दोनों परिवार पैसे दें, ऊपर से दुकान की सारी कमाई भी उसी को मिलती है। मतलब हम तो कुछ है ही नहीं ना। सागर जरा सोचो, सिर्फ कविता को ही दुकान चलाने के लिए क्यों दिए बाबूजी? तेरी नंदिनी भाभी या शालिनी को क्यों नहीं? पर ये बात बाबूजी से कहेगा कौन? हम दोनों की तो जबान खुलती नहीं बाबूजी के सामने। बेकार में हम उम्मीदों के पुल क्यों बांध रहे हैं? और जुबान तो अब खोलनी पड़ेगी। जल्द से जल्द। हमारे परिवार में जो खटास थी वो किसी से छुपी नहीं थी, और इतनी खुली थी, इतनी सरेआम थी कि रोहन के साथ ऐसा करके शक की सिर्फ सुई नहीं, पूरी घड़ी अपनी तरफ घुमा लेते। और ऐसा कुछ करके हमारा फायदा क्या है? जले दिल को ठंडक मिलना फायदे में गिना जा सकता है। एक ऐसा परिवार दर्द में करा रहा है जिसे तुम दोनों अपने दर्द का कारण समझते हो। सर कुछ करना ही होता तो क्या उसे उठाकर हमारे घर में छुपा लेते हम? तो कहीं और छुपाए मनोज। चलो ले चलो हमें वहाँ। ये कुछ ज्यादा हो रहा है सर। मेरे पति भी आप लोगों की तरह पुलिस वाले हैं, रोहन के बड़े पापा हैं, और आप हमारे घर में ऐसे तलाशी ले रहे हैं जैसे हम 2 टके के मुजरिम हो। धनंजय, कहाँ छुपाया रोहन? अभी भी वक्त है, सच बोल दो। वर्दी की कसम खाते सर, ऐसा काम हम कभी नहीं करते। मैडम, अब जब हमारे घर की तलाशी ले लियो ना, तो उस कविता के घर की तलाशी भी लो। कविता अपने ही बच्चे को खुद के घर में छुपा के दुनिया भर में ढिंडोरा पीटेगी। आप तो हमारी बदनामी का ढिंडोरा पीट ही रही है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है। और वो कविता है ना, जो एक उंगली हम पर उठा रही है तो 4 उंगलियां उस पर भी उठ रही है, जो उसने बड़ी चालाकी से छुपा के रखी है। किस बात के लिए कविता पे 4 उंगलियां उठ रही हैं? हम इतने गिरे हुए नहीं है मैडम जो ऐसे किसी पर कीचड़ उछाले। पर आप ना उस कविता के घर की तलाशी तो ले ही लो। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग सिर्फ हमारे बेटों के पीछे पड़े रहेंगे या और भी किसी दिशा में छानबीन होने वाली है? होने वाली नहीं, हो रही है ओम प्रकाश जी, लेकिन आप लोग भी जरा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिए, रोहन खुद से अकेले कहीं नहीं जा सकता, किसी के साथ गया है, कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए। तो जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन जान पहचान वाला हो सकता है जिसके साथ रोहन इतनी आसानी से चला गया। हमारा
गया हमको बर्दाश्त गया। बात निकलनी चाहिए नंदिनी भाभी, धनंजय भाई साहब, अब तो बात निकलनी ही चाहिए। शालिनी सही कह रही है। बाबूजी का क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत दाग ली कविता ने हम पर बंदूक, अब बस। सागर, कविता ने एक बार भी बाबूजी का लिहाज रखा क्या? बात घर के अंदर की है। आप भी ना, वो घर को घर समझती है, सारी दुनिया में इज्जत उछालती रहती है, तो क्या घर और क्या बाहर। कविता का भाई मोहित आया है ना, उसी से बात करवाते हैं। अब मुद्दे पर आ ही जाना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए मोहित भैया, कविता चाची आपकी बहन है और आप अंदर बाहर जानते हैं उन्हें। देखिए मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, बस वो जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मेरे पापा को और सागर चाचा को बेकार में फंसा रही हैं वो। आपने देखा होगा हमने जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए रोहन के लिए। भैया उस मासूम बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, समझाइए अपनी दीदी को। हमारे सभी संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स हमने बारीकी से स्कैन किए। हमारे खबरी पूरे वाराणसी में रोहन के बारे में पता कर रहे थे, पर हमारी पीठ पीछे तिवारी परिवार के अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था, कुछ उबल रहा था। क्या बात है मोहित? दीदी रोहन कहाँ है? ये क्या पूछ रहे हो तुम? दीदी धनंजय जी और सागर जी का परिवार अगर मुंह नहीं खोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बात हमेशा के लिए दबी रहेगी। तुम क्या उनके साथ मिल गए हो मोहित, जो उनके जैसे गोल गोल घुमा फिरा की बातें करे? सर मेरा भाई मोहित इन सब के पीछे है सर। वो मेरे जेठ धनंजय और सागर से मिला हुआ है सर। उन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे रोहन को कहीं छुपाया। मोहित ने मनोज की मदद की थी मेरे बेटे को किडनैप करने में सर। आप शांति रखिए, कविता बैठिए। सर आप प्लीज मोहित को गिरफ्तार कर लीजिए सर। वो जानता है मेरा बेटा कहाँ है। वो उनकी तरफ से मेरे साथ कोई सौदा करना चाहता है सर। सौदा? कैसा सौदा सर? और वो भी धनंजय जी और सागर जी की तरफ से? तुम्हारे जीजा जी राजेंद्र का घर वो अपने नाम चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि तुम्हारी बहन कविता दुकान छोड़ दे, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा। धनंजय जी और सागर जी घर और दुकान की ढंग की कीमत देने के लिए तैयार है। इससे रोहन का क्या ताल्लुक है? दीदी अब बनो मत, और ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन सही सलामत है, आप बस घर के कागजात पर साइन कीजिए, दुकान से निकल लो, अपने पैसे ले लो, रोहन घर वापस आ जाएगा। तुम सच में उनके साथ मिल गए हो मोहित, या उनके दलाल बनकर आए? मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो क्या? आपकी जिंदगी पहले से तबाह है दीदी। जीजू को देखिए, 3 साल से जिंदा लाश, और ठीक होने के कोई आसार नहीं है। असलियत को समझिए, जो वो ढंग के पैसे दे रहे हैं उसकी एफडी बनवाइए, बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम वाकई में मेरे भाई हो मोहित। तुम उन लोगों से मिल गए हो जो केवल मेरा बुरा चाहते हैं, दुश्मन है मन है। ये सरासर बकवास है मैडम जी। वो हम देखेंगे मोहित का क्या कहना है। और कविता चाची ये कह रही हैं कि मैंने और मोहित ने मिलकर रोहन को उठाया। धनंजय, सागर, मनोज, क्या तुम लोग वाकई में कोई खेल खेल रहे हो? धनंजय, अगर मेरे पोते को खरोंच भी आई ना। 1 मिनट बाबूजी, कविता ने कुछ कह दिया, पुलिस ने कुछ कह दिया, मतलब पत्थर की लकीर बन गई क्या? आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? आपको दिख नहीं रहा हमें फंसाया जा रहा है? अगर हमने ऐसा कुछ किया भी है गलती से, तो उसके तुरंत बाद कविता के पास ऐसा प्रस्ताव भेज देंगे, वो भी उसके भाई मोहित के हाथों। कविता के माँ बाप आए हुए, बुलाइए उनको यहाँ। सबके सामने पोल खोलते हम इस कविता की करतूतों की। मैडम जी, हम इतने टाइम से चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी मनगढ़ंत इल्जाम लगाएगी हम पर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सर कि मेरी दीदी मेरे बारे में ऐसा बोलेगी। भांजे रोहन को बीच रास्ते में रोक कर अपने साथ ले जाना आसान रहा होगा ना मोहित? सर सरासर झूठ है। पहली बात, मैंने दीदी से कोई सौदे वौदे की बात नहीं की, और दूसरी बात, 9 तारीख को जिस दिन रोहन गायब हुआ उस दिन मैं अपने गांव दीबापुर में था। मोबाइल घर पर छोड़ के वाराणसी आया था? नहीं सर, नहीं आया।
मेरी दीदी आप लोगों को गुमराह कर रही है। तो तेरी कविता से कोई बात नहीं हुई थी सर, और मैंने दीदी को डायरेक्ट बोला था कि जुगनू के बारे में पुलिस को बोल दो। जुगनू? ये जुगनू कौन है? जुगनू सिंह। बोले में भी शर्म आ रही है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। जुगनू सिंह और मेरी दीदी का आपस में चक्कर चल रहा था, और मैं दीदी को यही बोल रहा था कि हो ना हो जुगनू ने रोहन को उठाया। बोल दो पुलिस को। दीदी, आपने जुगनू के बारे में पुलिस को बता दिया? उससे बीच में क्यों घसीट रहे हो? क्योंकि वो आपके बेटे रोहन को घसीट के ले गया है। झूठ है मोहित। झूठ और सच जो भी है ये पुलिस को पता करने दीजिए। आप बस पुलिस को जुगनू के बारे में बता दीजिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगी पुलिस को जुगनू के बारे में, और वो कतई ऐसा नहीं कर सकता। और दीदी ने जुगनू सिंह के बारे में बोलने के बजाय सारा इल्जाम मुझी पे डाल दिया। सर, ये कांड मेरी दीदी और जुगनू सिंह ने मिलकर किया है। वो काला कर रही थी कविता उस जुगनू सिंह के साथ। सागर ने तो रंगे हाथ पकड़ा था उन दोनों को। वो तो बाबूजी आपकी वजह से हम आज तक चुप रहे हैं, वरना हमें पहले दिन से शक था ये साजिश कविता और जुगनू की ही है। मैडम जी, हमारे बेचारे भाई की आंख में धूल झोंक रही है ये कविता जुगनू सिंह के चक्कर में। है कौन ये जुगनू सिंह? क्या बात है रोहन जी, आज तो होमवर्क किया जा रहा है। अंकल चल बेटा फटाफट निपटा ले, उसके बाद हम लोग गंगा घाट घूमने चलेंगे। हाँ। गरम गरम जलेबी और रबड़ी खाएंगे। हाँ? हाँ। आराम से 1 मिनट, बस हो गया। और बताइए राजेंद्र बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया? किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह कुछ? अरे वाह, शाबाश। अच्छा पायल बेटा, एक बात बता, भैया और मेरे साथ गंगा घाट पे गरम गरम जलेबी रबड़ी खाने चलेगी? मम्मी हाँ कहेंगी तो। रोहन और पायल की मम्मी जी, हाँ जी, मैं उनके पिताजी को थोड़ा चलवा रहा हूँ, उसके बाद आपके दोनों बच्चों को गंगा के घाट ले जाने की अनुमति है? बिल्कुल है, लेकिन अगर आप वहाँ ले जाकर बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने वाले हैं तो कृपया इसे रख लीजिए। बस यही गलत बात कर दी आपने। क्या गलत बात कर दी मैंने? मेरे बच्चे हैं, अब मेरे पास तो उन्हें घुमाने फिराने का समय कम ही होता है। बच्चे आपके हैं ना जी, मेरे तो दोस्त हैं वो। अब मैं अपने दोस्तों को कुछ भी खिलाऊं पिलाऊं, आप बीच में मत बोलिए, हैं जी? ये रहे आपके पैसे, धन्यवाद। घर में मैडम जी, घर में बेशर्मियां चल रही थी, दूसरे कमरे में बेचारा राजू पड़ा हुआ है। आप ही सोचिए। अगर मैडम आपको लग रहा है ना हम झूठ बोल रहे तो पूछे कविता के माँ बाप से, उनके सामने रंगे हाथों पकड़ा था उन्हें। मैडम जी, हमने तो कविता के माँ बाप और भाई मोहित को दीवापुर से खास करके बुला लिया था। क्या हुआ ओम प्रकाश जी, आपने अचानक बुला लिया? आप लोगों ने कविता से बात तो नहीं की ना, जैसा मैंने कहा था? नहीं की, लेकिन बात हुई क्या है? आप लोग चलिए, खुद अपने आंखों से देख लीजिए। कुछ तो बोलिए। बोलने के लिए रहा ही नहीं है कुछ। रंगरलियां मनाई जा रही है। चलिए चलिए, अंदर चलिए। बच्चे कहाँ है कविता? अंदर सो रहे हैं। क्या है ये कविता? क्या कर रही है तू? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? अरे तुझे डूब मरने के लिए कहूँ या हम सब डूब मरे? अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया है ना? दिन दहाड़े घर आता है और ऐसी सेवा होती है कि जैसे यही। भैया, इस कुत्ते पे ऐसा केस ठोको कि 6-8 साल के लिए अंदर हो जाए। पागल हो गया तू सागर? घर की इज्जत ही उछलेगी। ये बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ओम जी, इसे कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए। धनंजय जी, इसे किसी केस में अंदर कर दीजिए, एनकाउंटर करवा दीजिए साले का। बोला राम जी, जैसे भी हो समझा दो अपनी बेटी को। इस घर की बहू है वो, राजेंद्र के 2 बच्चों की माँ है।
कसम का, आज के बाद तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे तेरे सास ससुर के नाम पे कालिक लग जाएगी। खा कसम। बाबूजी को घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए हमने अब तक ये बात आपके सामने नहीं लाई। लेकिन जब आपके घर का बच्चा रोहन गायब हुआ तो सबसे पहले उसको सही सलामत घर वापस लाना है ना। ये घर की इज्जत की बात तो बात की है। अगर आप लोगों ने सबसे पहले आके हमें कहा होता कि ऐसा है, जुगनू को पकड़ो, तो क्या हम ये घरेलू बात बाहर के लोगों को बताते? मैंने तो जुगनू का नाम लिया सर, कहा दीदी से कि बोल दो पुलिस को, और देखिए दीदी ने क्या किया। तुम्हें पक्का मालूम है कि इस जुगनू और तुम्हारी दीदी ने रोहन को कहीं छुपाया है? कहाँ छुपाया? मकसद क्या उनका? सर मुझे नहीं मालूम कि कहाँ छुपाया है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि पक्का ऐसा हुआ है, बस मुझे गहरा शक है। तो मेरे भाई और मेरे जेठ लोगों की बातें मान ली आपने और उसे ही सच समझ बैठे। झूठ है तो साबित करो झूठ है। जुगनू सिंह तो झूठ नहीं है ना? है ना ऐसा कोई? जुगनू सिंह है, ये रहा उनका नंबर, बात कर लीजिए, सब सच पता चल जाएगा। या फिर जो सच सभी ने कहा उसे ही मान लीजिए आप। अगर वो सच नहीं है तो तुम्हारा सच क्या है कविता? मेरे तो हालात ही मेरा सच है। इन लोगों ने घर की इज्जत के नाम पर मुझे और मेरे दोस्त जुगनू को बदनाम करना चाहा। बस अफेयर नहीं है, सिर्फ दोस्ती है? हाँ, सिर्फ दोस्त है। ये बात पहले भी मेरे परिवार में से किसी ने नहीं देखी और आज भी कोई नहीं देख रहा कि मैं कैसे अकेली औरत दोनों बच्चे, घर, खाट पर पड़े अपाहिज पति, दुकान सब संभाल रही और खैरात पर जी रही। मेरे दोनों जेठ मिलकर बाबूजी को कुछ पैसे देते हैं, उनमें से कुछ पैसे वो मुझे भी देते हैं खर्च के लिए। उसके अलावा उन्होंने दुकान दे रखी है मुझे। इसी बात की काफ़ी रंजिश है मेरे दोनों जेठों और जेठानियों में। तो बस इसी बात का बहाना बनाकर उन्होंने मुझे अपनी मुट्ठी में करना चाहा। ये जुगनू उस रात तुम्हारे घर पे था? जी था, सो रहा था अकेले। वो मेरा एक ही ऐसा दोस्त है सर जो बिना किसी गलत इरादे के मेरी बहुत मदद करता है। वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए काफ़ी कुछ करता था जो मेरे दोनों जेठों के परिवार ने भी कभी नहीं किया। उन्हें बस घर और दुकान से मतलब है सर, इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरे माँ बाप, भाई को बुलाकर उनकी नज़रों में मुझे गिरा दिया और जुगनू को भी फंसा दिया। कैसे फंसाया? धनंजय भैया ने उसके ऊपर झूठा चोरी का केस ठोका था सर, उसके चलते उसे जेल हो गई और मेरी जिंदगी से एक झटके में एक अच्छा दोस्त खो गया। पिछले 1 साल से मैं जुगनू से नहीं मिली सर, लेकिन ये लोग मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अपाहिज पति को किसी भी तरह से बस बेघर करने पे तुले हुए। ये जुगनू इस वक्त वाराणसी में ही है? नहीं, इलाहाबाद रहता है। बात कर लीजिए। एक बार फिर कहूँगी कि मेरे माँ बाप, भाई को बुलाकर मुझे बेइज्जत करना सोची समझी साजिश थी मेरे ससुराल वालों की सर। उनके साजिश के बावजूद मैंने कभी अपनी बेटी पे शक नहीं किया सर। उसने कहा कुछ नहीं था, दोस्ती है बस, मेरे लिए पत्थर की लकीर है वो। ये सब उसके ससुराल वालों ने जानबूझ के किया था। आपके हिसाब से आपके बेटी के ससुराल वालों ने कहीं छुपाया रोहन को? बता सकते कहाँ छुपाया होगा? नहीं बता सकता सर, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी बहुत अकेली है, अपाहिज पति, 2 बच्चे, घर और दुकान की जिम्मेदारियां, ऊपर से रत्ती भर का सहारा नहीं था घर वालों से। ऐसे में अगर उसका उस जुगनू के साथ दोस्ती के परे भी कुछ होता तो कौन सा महापाप होता? क्या औरत इंसान नहीं होती? तन्हाई सच्चाई नहीं है? अभी मैं लाके दे दूंगा। और 1 सेकेंड। हेलो, जुगनू सिंह? हाँ जी बोल रहा हूँ। वाराणसी पुलिस। कहाँ हो तुम इस वक्त? जी मैं तो इलाहाबाद में हूँ, पर बात क्या है? अरे मैडम, रोहन अगर यहाँ होता तो मैं उसे कैद में थोड़ी रखता। नन्हा दोस्त है मेरा वो, और वैसे भी कविता से आखिरी बार मिले मुझे 1 साल होने को आया है। लेकिन फोन पे तो बात होती रही है। हाँ होती है, मगर सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और उसके बेटे रोहन को मैं क्यों उठा कर लेकर आऊंगा? उससे मिल सकूं इसलिए। रोहन को गायब हुए 4 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिला है वो। तो इस समय तो कविता बहुत परेशान होगी। जुगनू, कविता कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आ रहा है।
हाँ मैडम, प्यार है, मगर दिल से है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं था। खैर, अब ये बता के क्या फायदा। हमने कभी कुछ कहा नहीं एक दूसरे से, बस दोस्ती बनी रही, इसी बात का सुकून था। कैसे मिले तुम दोनों? बात हुई थी हमारी। हाँ, पर कहाँ? तुम इलाहाबाद गई थी या वो यहाँ वाराणसी आया हुआ था या तुम्हारे गांव दीवापुर में मिले? फोन पर मिले थे। फोन पर? दरअसल फोन आया था, रॉन्ग नंबर था तो बात हो गई। रॉन्ग नंबर था और दोस्ती हो गई? जी हाँ, हो गई। अब आप बताइए मैडम, मेरा बेटा मिला क्या उसके पास? नहीं ना, कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे दोनों जेठों ने मिलकर मेरे रोहन का अपहरण करवा लिया। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि मेरा अपना सगा भाई भी उनके साथ शामिल है। सर, एक तो जुगनू कहीं भागा नहीं, उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ नहीं रखा, उसके घर की तलाशी से भी कुछ नहीं मिला। सर, अगर कुछ खटक रहा है तो जुगनू और कविता के मिलने की स्टोरी। रॉन्ग नंबर लगा था जुगनू का और बस बातें होती गई, फिर दोस्ती हो गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन रोहन कहाँ है? फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया अभी तक। सर, जिसने भी रोहन को उठाया है जान पहचान का ही है, और अब तक रोहन कैद में होगा, तकलीफ में होगा। कोई 8 साल के बच्चे को क्यों तकलीफ देना चाहेगा? मकसद क्या है इस किडनैपिंग का? किसी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये सब है क्या? अभी भी वक्त है भैया, दूसरी सच्चाई भी पुलिस को बता देते। सागर, ये भारी पड़ सकता है हम पे। 10 सवाल खड़े होंगे हमारे ऊपर। होने दो ना भैया, इस वक्त उनका सबसे गहरा शक हम पर है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुझे जुगनू के साथ जाना है तो जा, हम रोकेंगे नहीं तुझे। हम राजू की भी देखभाल करेंगे और बच्चे हमारे साथ रहेंगे। कविता, पायल है, बस रोहन को लौटा दे। ये बात तो धनंजय भाई साहब, सागर भाई साहब को मालूम होगी बाबूजी। उन्होंने तो अगवा किया मेरे बेटे को। तेरी रग रग से वाकिफ हूं। तो ये मत समझ कि राजू की तरह हम सब कुछ समझ कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि रोहन को दांव पे लगा के तू हमसे कुछ ऐंठ सकती है। तो क्या चाल चल रही है ये पता नहीं मुझे, लेकिन कोई चाल तो चल रही है तू, ये पक्का मालूम है मुझे। कहाँ है रोहन, बता दे। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। और अब हमने रोहन के मारे जाने की संभावनाओं को टटोलना शुरू किया, लेकिन उसमें भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। और अब इस पेचीदा केस में दाखिल हुआ एक हथियार, एक बिना लाइसेंस की गन, जो इस पारिवारिक ड्रामे का हिस्सा बन चुकी थी। गन, अनलाइसेंस्ड गन। जी सर, मेरे बाबूजी के पास एक गन थी, लाइसेंस नहीं था उसका। वही राजू के घर में ही रखी थी, राजू के कमरे में, एक संदूक में, पर अब नहीं वहां पर। और 1 महीना पहले जब आप लोगों ने चेक किया था तब से गायब है? जी सर, बाबूजी खुद गए थे चेक करने। लेटर है, लेटर बेटा, बस ऐसे कुछ लेने आया हूं। हाँ, मुझे नहीं पता बाबूजी। राजू तो संदूक तक पहुंच नहीं सकता, और ना बच्चे उसमें से कुछ निकालेंगे। बाबूजी, मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि उस संदूक में आपकी कोई बंदूक रखी हुई है, और मैं भला बंदूक लेकर क्या करूंगी? आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मुझ पर? गोलियां थी उसमें? नहीं सर, नहीं थी। और ये गन राजू के घर संदूक में क्यों रखी थी? क्योंकि सर हम लोग वही रहते थे, पहला घर था हमारा, तभी बाबूजी ने गन खरीदी थी। फिर हम सब लोग अलग अलग हो गए, अपने नए घरों में आ गए, पर वो संदूक वही था हमारे पुराने घर में। मतलब पहले गन गायब होती है, उसके लगभग 3 हफ्ते बाद रोहन गायब होता है। अजीब नहीं लगता? सर, ये कविता की चाल है कोई। हमने उसकी जिंदगी से जुगनू को निकाल दिया था, इसलिए गुस्सा है वो हमसे। और कविता गन और अपने खुद के बच्चे को गायब करके अपने गुस्से का क्या करती? फायदा क्या है उसका? मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे रोहन का काम तमाम कर दिया है, और अब इनका प्लान है कि पायल को भी खत्म कर दे, और फिर मेरे भाई राजू को भी। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं भी एक पुलिस वाला हूं, आप जैसा। गुरु, उस गन के बारे में पता लगा, फॉरेन मेड गन थी।
और गोलियां नहीं थी उसमें, ऐसा मैं बताया गया। सर, एक हेड कांस्टेबल है घर में बिलायती बंदूक, वो भी बिना लाइसेंस के। कुछ तो झोल लग रहा है सर। झोल तो है गुरु, लेकिन दुख इस बात का है कि इस झोल में एक 8 साल का बच्चा मोहरा बन गया। हमारा टारगेट है रोहन का पता लगाना। अब बीच में इन्होंने एक गन वाली गुगली फेंक दी है। डर इस बात का है कहीं ये गायब हुई गन बच्चे को हमेशा के लिए गायब करने में इस्तेमाल तो नहीं हुई है। ये है संदूक मैडम। जिस दिन ब्याह करके आई थी ना इस घर में, मेरे परिवार वालों ने सख्ती से समझा दिया था कि इसे छूना तक नहीं। मैंने भी जानना जरूरी नहीं समझा, ना कभी इसे खोल करके देखा। तो मुझे भला कैसे पता होगा कि इसके अंदर तोप है, बारूद है या बंदूक रखा हुआ। तो फिर गन गायब कैसे हुई होगी? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जब उनका मन करता है आ जाते हैं, जो चीजें चाहिए निकाल कर ले जाते हैं। मैं कभी जानने की कोशिश नहीं करती, ना कभी टोका, लेकिन मेरे पति यही रहते, इनसे कोई बात नहीं छुपी। काश कि ये आपको बोल पाते। राजू जी, क्या आप हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं? क्या ये सच है कि इस संदूक को सिर्फ आपके परिवार वाले ही छूते थे और कोई नहीं छूता था? जब तक मेरे पति ठीक थे सब कुछ ठीक चल रहा था मैडम, लेकिन जब से उन्होंने खाट पकड़ी इन लोगों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। यकीन कीजिए मेरा, इन सबके बीच में इनको कुछ नहीं पड़ी कि मेरा बेटा गायब हुआ, उसके बिना मेरा क्या हाल हो रहा हो। तो कविता, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने रोहन को सिर्फ इसलिए रख लिया क्योंकि वो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे घर को हासिल करना चाहते हैं? वो मैं नहीं जानती मैडम। बस मेरा घर मेरे पति के नाम पर है, जो कल को मेरे बेटे के नाम पर होगा, और ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे को गायब करके मेरे साथ भगवान जाने कौन सा सौदा करना चाहते। अगर कुछ करना चाहते तो मैं खुद लिख कर देने को तैयार हूँ मैडम, बिना किसी तकाजे के। बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत लौटा दे, मुझे मेरा रोहन लौटा दे। मैं सब कुछ लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं थक चुकी हूँ मैडम। तिवारी खानदान के हर सदस्य की हमने बार बार क्वेश्चनिंग की, कोई टस से मस नहीं हो रहा था, न झुक रहा था न टूट रहा था। उनके बर्ताव से कभी ऐसा लग रहा था कि वो सभी एकजुट हैं कविता को गुनहगार ठहराने में, या फिर कभी ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। वहां इलाहाबाद में हमारे आदमी जुगनू सिंह पर भी कड़ी नजर रखे हुए थे, पर उस फ्रंट पर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। आखिरकार 8 वर्षीय रोहन तिवारी को गायब करने की साजिश की एक टिप आई, पर यह टिप रोहन के बारे में नहीं थी, बल्कि उस गायब हुई गन के बारे में थी। ये वाली थी? तू मुझे फॉरवर्ड करना, मैं पता करता हूँ। ये वाली मार्केट में बिकी है? 23 जुलाई को बिकी है। बेचने वाले को मैं जानता हूँ, पहले पता करके यही है। अरे वो तो मैं करूँगा, पर तू सबसे पहले एक काम कर, बेचने वाले को ना वाराणसी पुलिस को दिला दे तुरंत। यही गन थी? यही गन थी। ये कहाँ मिली आपको? क्यों, नहीं मिलनी चाहिए थी? ऐसी बात नहीं है सर। सर बार बार आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? सुहेल शेख हाथ लगा है, जिसने गन बेची थी, और हम उससे पता करेंगे कि उसके हाथ कैसे लगी। मैंने नहीं बेची, मैंने तो कभी देखी ही नहीं, मैं तो गन बेचता ही नहीं। अगर ऐसी कोई भी बकवास की ना तूने सुहेल, तो मुरब्बा बनेगा तेरा। साहब मैंने ही बेची थी गन, बिलाल फारूकी ने मुझे गन बेचने के लिए दी थी। 35,000 में बेची साहब, 3,500 मेरा कमीशन, 10%। बिलाल फारूकी को किसने बेची? कौन बताता है साहब, और कौन पूछता है? बस माल आया, बेच दी साहब। कहाँ का बिल्ला है ये बिलाल फारूकी? इलाहाबाद साहब। नंबर दूं? देख बिलाल, ज़्यादा हीरो मत बन, सवाल का जवाब दे, नहीं तो यहीं ढेर कर देंगे तुझे। साहब उसी गन के पीछे क्यों पड़े? रोज दर्जनों गन बिकती है। इस घर से गन गायब हुई, उस घर से लगभग 3 हफ्ते बाद एक 8 साल का बच्चा गायब हुआ। मेरा धंधा सिर्फ बंदूक बेचने का है, ये बच्चे अपहरण करना वगैरह कभी नहीं साहब। चल अब नाम बोल, ये गन तुझे किसने बेचने के लिए दी थी? साहब एक आदमी था, उसने दी बेचने के लिए। जुगनू सिंह। सर मैं किसी बिलाल को नहीं जानता हूँ, मुझे फंसाने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है। बकवास है, पूरी तरह बकवास है मैडम। ये धनंजय भाई साहब की कोई चाल है। पहले चोरी के मामले में फंसाया था जुगनू को, अब देखिए गन के मामले में अटका रहे। बिलाल फारूकी नाम के आदमी को जुगनू ने गन दी थी बेचने के लिए। वो झूठ भी तो बोल सकता है मैडम, झूठ बोलने के पैसे दिए होंगे उसे, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा गायब है। देख जुगनू, अभी हम बात कर रहे हैं, एक बार तेरी कुटाई पे आए ना, केस का चाहे कुछ भी हो, तू नहीं चमकेगा कभी।
जिंदगी भर फीका रहेगा। सर आपकी मार से एक वक्त के बाद मैं टूटूंगा और कबूल कर लूंगा कि गन मैंने बेची है, मगर वो सिर्फ मार से बचने के लिए होगा, सच नहीं। सच ये है कि ना तो मैं किसी बिलाल को जानता हूं, ना ही मैंने कोई गन बेची है। सर मैं सच में कुछ नहीं जानता हूं। श्रुति, ठीक है कविता, तुम अड़ी रहो अपनी बेगुनाही पे, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कविता, जुगनू हमें सब कुछ बता चुका है। अब हमें तुमसे कुछ पूछताछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गिरफ्तार करने की जरूरत है। सर इसी ने गन दी थी बिलाल को बेचने के लिए। कविता मासूम है सर, वो कह रही है कि इसी ने बंदूक चुराई होगी, और सर वो ये भी कह रही है कि उसे शक है कि जुगनू ने उसके बच्चे रोहन के साथ कुछ कर दिया है। शंकर हवलदार को हाजिर करो, बोलो तबीयत से 2-3 दिन खातिरदारी करें जुगनू की, और बुलवाए इनसे। सर सर वो कविता मुझे फंसा रही है सर। हमें भी यही लगता है। जुगनू ऐसे इल्जाम मुझ पे ढकेल नहीं सकता सर। क्यों? वो तो साफ साफ कह रहा है गन तुमने उसके हाथ में रख दी थी। ऐसा कहा जुगनू ने? हाँ बिल्कुल यही कहा, और साफ साफ बताया कि तुमने उससे कहा कि रोहन को उठाओ। सारे कांड की कहानी बता चुका है मैं जुगनू। कविता को सख्त जरूरत थी पैसे की, इसीलिए उसने मुझे वो गन दी थी बेचने के लिए। हर महीने जितने पैसे उसके ससुर जी दे रहे थे घर चलाने के लिए, वो कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने वो गन बिलाल को दी बेचने के लिए। उसने 6,500 रुपये कमीशन रख ली और मुझे 25,000 दिए। उसमें से 5 मैंने रख लिए और 20 कविता को दे दिए। 5 तूने रख लिए, तेरे सच्चे प्यार का कमीशन। वो बंदूक वहाँ पड़े पड़े सड़ रही थी, मेरे हाथ बहुत तंग थे तो मैंने बेच दी। ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया सर। तुमने झूठ बोला हमसे कि संदूक तुमने कभी खोला तक नहीं, बंदूक के बारे में तुम्हें कुछ पता तक नहीं था। झूठ बोला सर। कोई भी इंसान चोरी करने के बाद तब तक सच नहीं बोलता जब तक कि पकड़ा नहीं जाए। तो अब चोरी पकड़ी गई है तो सच बोल रही हो। चलो रोहन का सच भी बोल दो। बताओ कविता, कहाँ है रोहन? रोहन के साथ क्या किया जुगनू? उसके लिए भी कविता ने मुझे उकसाया था सर। उसी ने मुझे कहा था ऐसा करने के। क्या करने के लिए कहा था? क्या किया तूने बच्चे के साथ? रोहन, स्कूल से लौटते वक्त ना तुम्हें रास्ते में जुगनू अंकल मिलेंगे। जुगनू अंकल? हाँ, वो तुम्हें घूमने ले जाएंगे, चले जाना उनके साथ, और बाद में घर भी छोड़ देंगे। लेकिन मम्मी, सागर तौजी और बड़े पापा उन्हें देखकर गुस्सा हो गया ना। अरे तो वो तुम्हें घर तक नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी दूर पर छोड़ेंगे, वहाँ से तुम चले आना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और पायल, उसे नहीं ले जाना है? मैं स्कूल से आकर पायल को ले जाऊँ साथ में? नहीं बेटा, पायल पापा के पास रहेगी घर पर, उसे फिर कभी ले जाएंगे। रोहन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? बेटा 2 मिनट का काम है यहाँ, उसके बाद सैर करने चलते हैं। हाँ चलो उतर। ऐसे क्यों देख रहे हो अंकल? क्या हुआ अंकल? मार डाला? तूने रोहन को मार डाला? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से खुद अपने बच्चे को मरवाया कविता? बोलती हो या बुलवाएं? मुझे जुगनू के साथ नए सिरे से शुरू करना था सर, नई जिंदगी। जुगनू ने लखनऊ में घर भी देख लिया था। तो फिर रोहन कैसे अर्चन बन गया? रोहन और पायल तो काफी घुल मिल गए थे ना जुगनू से।
लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे मैडम। और रोहन को मार कर कैसे आते पैसे? हम जिस घर में रहते हैं वो घर मेरे पति के नाम पर है सर, जिसे मेरे ससुराल वाले मेरे नाम पे कभी नहीं करते, तो मैं उसे बेच नहीं सकती थी। लेकिन मेरे पति के ना होने पर वो घर मेरे बेटे रोहन के हिस्से आता, और मैं उतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती थी सर। रोहन के बाद मैं उसे बेच सकती थी, जिससे मुझे पैसे मिलते। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी अपने तरीके से। मैं जो जिंदगी जी रही थी सर, वो जिंदगी नहीं, पति के नाम पे एक जिंदा लाश, ससुराल और परिवार के नाम पे ढेर सारे तानों का बोझ और ढेर सारी मेहरबानियां। ये सारी चीजें मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी सर। लेकिन मैं जीना चाहती थी, जीना चाहती हूं। मुझे भी तो जीने का हक है ना, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है ना सर। क्राइम सीन से हमें रोहन का कंकाल मिला। उसके स्कूल यूनिफॉर्म के चिथड़ों से रोहन की पहचान हुई। हमने अनुमान लगाया कि शव को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। मैं पहले से कह रहा था पापा कि दीदी और जुगनू ने मिलकर ही रोहन के साथ कुछ किया। हमने चुराई और बेची हुई गन को भी आखिरकार ट्रेस कर लिया। रोहन के अंश डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे गए। यह बड़ा दुखद है कि एक 8 साल के बच्चे को उसकी सगी मां ने इतने भयंकर तरीके से मरवा दिया। और क्यों? क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहती थी। लालच एक ऐसा जज्बा है जिसकी गिरफ्त में इंसान अपनी इंसानियत का गला घोट सकता है, उस मां और बच्चे के रिश्ते को भी काट सकता है जो गर्भनाल से जुड़ा है। सबसे अहम सवाल यह है कि इतना क्रूर और भयंकर जुर्म करने के बाद क्या कोई हासिल किए गए अपने स्वार्थी मकसद का उपभोग कर सकता है? क्या उसकी जिंदगी में मजे की कोई गुंजाइश बचती है? जवाब है कतई नहीं। कोई भी इंसान दूसरे की जिंदगी छीन कर अपनी जिंदगी संवार नहीं सकता। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।